क्लास 11। आज हम करेंगे आपकी स्नैपशॉट्स बुक का आखिरी चैप्टर पोएम. I'd say a poem which is The Tale of Melon City. So come on, let's get going. हाँ जी. So Melon City में हम एक्चुअली बात क्या करने वाले. So ये जो पोएम है इट इज टेकन फ्रॉम मैपिंग्स जो 1981 में पब्लिश हुई थी. And it is included in the collected poems by Vikram Seth. So इस पोएम में जो राजा है कुछ ज्यादा ही जस्ट एंड प्लेसेड है. जस्ट मतलब वो बिलीव करता है कि सबके साथ सही होना चाहिए. बीइंग जस्ट मतलब बीइंग फेयर. प्लेसेड मतलब बहुत ज्यादा काम कंपोज मतलब गुस्सा नहीं आता उस राजा को. वो सबकी प्यार से सुनता है एंड कामली पीसफुली चीजों को मैनेज करता है. लेकिन इस पोएम में जिस सिचुएशन की बात हम करेंगे हम देखेंगे कि डज ही कैरी हिज नोशन ऑफ जस्टिस अ बिट टू फार. जस्टिस दिलाने के चलते कहीं वो बहुत दूर तो नहीं चला गया. चलिए देखते हैं. In the city of which I sing there was a just and placid king. तो इधर शाह क्या कह रहे हैं कि जिस शहर में मैं गाया करता था वहां पर एक जस्ट और प्लेसिड किंग हुआ करता था. The king proclaimed, king ने एक ऑर्डर निकाला that an ark should be made. ये आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में. An ark should be constructed that triumphantly would span the major thoroughfare to edify spectators there. ऐसा आग बनाओ, ऐसा जायंट सा ब्यूटीफुल सा मॉन्यूमेंट स्ट्रक्चर बनाओ कि कोई भी आता जाता वहां हो तो देखने वाले स्पेक्टेटर्स मतलब वहां जो आसपास खड़े होके उसको देखें उनकी मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज बढ़े कि वाओ सच ग्रेटनेस. The workmen went and built the thing. They did so since he was the king. तो वर्कमैन ने मानी राजा जी की बात और उन्होंने वो आग बना दिया. The king rode down the thoroughfare. Thoroughfare is basically एक रास्ता. जैसे एक पैलेस हेरा दोनों के बीच एक रास्ता और उसी रास्ते पे एक आग है. तो किंग निकल पड़ा उस रास्ते पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. दोनों तरफ लोगों की भीड़ एंड वो स्पेक्टेटर्स को एडिफाई कर रहा है. टू एडिफाई समवन मतलब टू अपलिफ्ट देम, टू इनलाइटन देम कि ये देखो तुम्हारा राजा धीराज आ रहा है. अंडर द आर्क ही लॉस्ट हिज क्राउन. आउच. तो जिस आग के नीचे से वो गुजर के लोगों को खुश करना चाहता था वो आग कुछ इतना नीचे बना था कि उसके क्राउन पे वो टकराया एंड उसका क्राउन गिर गया. द आर्क वॉज बिल्ट टू लो. A frown is बिल्कुल अजीब सा चेहरा हो गया उनका. गुस्सा भी एंड दुखी भी था वो. A frown appeared upon his placid face. वो चेहरा जो अक्सर खुश खुश रहा करता था लेकिन उस दिन क्योंकि उस आग ने उसके क्राउन को गिरा दिया, उसकी पहचान को सबके आगे गिरा दिया, वो उदास हो गया, उसे गुस्सा आया. The king said, "This is a disgrace." ये जो हुआ बहुत गलत हुआ. The chief of builders will be hanged. तो जिसने भी ये बनाया है लेके आओ उसको हैंग किया जाएगा. Rope and gallows were arranged. इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया. ये आप देख सकते हैं रस्सी की मदद से एक फंदा बनाया गया. The chief of builders was led out. ये रहा वो बेचारा, उसको बाहर की तरफ ले आया गया. लोगों के आगे उसको फांसी लगेगी ऐसा राजा ने कहा. He passed the king, he gave a shout. तो अब वो राजा के आगे से निकल रहा था तो वो चिल्लाया, "Oh king, it was the workman's fault." किंग मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सिर्फ डिजाइन बना के दिया था. भाई असल में तो उन वर्कमैन ने बनाया ना आग, मैंने थोड़ी. ओह said the king and called a halt. अब क्योंकि वो एक बहुत ही जस्ट और प्लेसेड किंग है उन्होंने चीफ ऑफ बिल्डर्स की बात मान ली और उन्होंने कहा बात तो तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी गलती नहीं है. उन्होंने उसकी फांसी रुकवा दी. हॉल्ट मतलब रुकवाना. फिर क्या हुआ? To the proceedings being just and placider now. तो अब वो जो सब चल रहा था उस चीज को एकदम सही तरीके से करने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए एंड प्लेसिडर काम
कामली पीसफुली उस चीजों को सुलझाने के लिए किंग ने क्या कहा, आई मस्ट हैव ऑल द वर्कमैन हैंग्ड इंस्टेड। तो अब इन सारे वर्कमैन को फांसी चढ़ाया जाए। द वर्कमैन लुक्ड सरप्राइज्ड, भाई हमने क्या किया, एंड सेड, ओ किंग यू डू नॉट रियलाइज द ब्रिक्स वर मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। आप ये नहीं समझ रहे हमारी क्या गलती है, जो ईंटें थी ना वो ही गलत साइज की बनी थी, वो इतनी छोटी छोटी थी कि स्ट्रक्चर लो बना, जिस हिसाब से हमने प्लान किया था वैसा ऊंचाई उस स्ट्रक्चर की नहीं आ पाई। तो अब किंग जी फिर उनकी बातों में आ गए। समन द मेसन सेड द किंग, लेके आओ उसको जिसने ब्रिक्स बनाई, आज उनको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। द मेसन्स स्टूड देयर quivering, वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि भाई हमने क्या किया, हमारी क्या गलती है। इट वॉज द आर्किटेक्ट, दिस सेड, भाई आर्किटेक्ट ने हमें जो साइज दिया ईंटों का, हमने तो ईंटें उस हिसाब से बनाई। तो अब किंग जी और ज्यादा जस्टिस के पीछे पागल हुए और उन्होंने कहा आर्किटेक्ट को लेके आओ, उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो आप देख रहे हो बच्चों कैसे एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ब्लेम गेम खेली जा रही। एंड हमारे राजा धीराज एक्चुअल प्रॉब्लम समझने की जगह बस हर किसी की हाँ में हाँ मिला के अगले बंदे को पनिश करने में लगे हैं। तो आर्किटेक्ट साहब को लाया गया। Well, architect, said His Majesty, I do ordain that you shall be hanged. अब ये मेरा ऑर्डर है कि तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाए। Said the architect, O king. तो इससे पहले उसको फांसी पे चढ़ाया जाता, आर्किटेक्ट भी अपनी बात बोलेगा। वो कहता है, ओ किंग यू हैव फॉरगॉटन वन स्मॉल थिंग। एक छोटी सी चीज राजा जी शायद आप भूल रहे हैं। You made certain amendments. आपने ही तो बदलाव किए थे to the plans when I showed them to you. जब मैंने आपको अपना प्लान दिखाया आपने ही तो इनमें बदलाव किए थे और उन्हीं बदलावों के हिसाब से मैंने ब्रिक्स का ऑर्डर दिया, बिल्डर ने डिजाइन बनाया और वर्कमैन ने आंक। तो एक्चुअली गलती तो आपकी हुई। तो अब किंग कंफ्यूज कि अब क्या किया जाए। द किंग हर्ड दिस, द किंग सॉ रेड। अब समझदार बात आर्किटेक्ट ने क्या की, सबके आगे नहीं, किंग के कान में जाके ये बात बोली। अब किंग ने जैसे ये सुना वो लाल हो गए कि अब क्या। इनफैक्ट ही नियरली लॉस्ट हिज हेड। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए, बिकॉज वो तो एक जस्ट किंग है, उन्हें तो सही का साथ देना है। अब क्या करें। बट बीइंग अ जस्ट एंड प्लेसेड किंग, उन्होंने लोगों के आगे क्या कहा, दिस इज अ ट्रिकी थिंग। थोड़ी असमंजस सी है भाई। आई नीड सम काउंसिल, मुझे भाई सलाह मशवरे की जरूरत है। एक काम करो, ब्रिंग टू मी द वाइजेस्ट मैन इन दिस कंट्री। इस कंट्री में जो सबसे समझदार है उसे मेरे पास लेके आओ। द वाइजेस्ट मैन वॉज फाउंड एंड ब्रॉट। तो ढूंढ लिया गया उस सिटी का सबसे वाइजेस्ट आदमी और उसे लेके आया गया। ने कैरिड टू द रॉयल, उसे कैरी करके लाया गया बिकॉज ही कुड नॉट वॉक एंड कुड नॉट सी। ना ही वो चल सकता ना ही वो देख सकता। So old and therefore wise was he. तो उन शहर वालों के अकॉर्डिंग जो सबसे बूढ़ा आदमी था उस शहर का, वो ही सबसे वाइज आदमी, तो उसको वहां लेके आया गया। बट इन अ quivering voice he said, quivering voice मतलब उसकी आवाज इतनी दबी हुई है, हरहरट सी है उसकी आवाज में। वो कहता है, the culprit must be punished. जिसने भी ये चीज की है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Truly the ark it was that banged the crown off and it must be hanged. तो क्या भाई वाइजेस्ट मैन क्या बोले, जिस आर्क की वजह से किंग का क्राउन गिरा उसी आर्क को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाए। तो भाई बिना सोचे समझे टू द स्कैफोल्ड द आर्क वाज लेड। अब आप देख रहे हो ये आर्क का वो ऊपरी हिस्सा है जिससे
किंग का क्राउन टकराया, और स्कैफोल्ड इज दिस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पे अब उस आग को ले जाया जा रहा है फांसी चढ़ाने के लिए। तभी अचानक एक काउंसलर क्या बोला, राजा जी, हाउ कैन वी हैंग सो शेमफुली, व्हाट टच्ड योर हेड, ये हम किसी चीज को जिसने आपके सर को छुआ उसे इतनी बुरी तरह कैसे फांसी पे चढ़ा सकते हैं, नहीं 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 ये गलत है। तो किंग कहता है सही कह रहे हो, बट अब इतनी देर से क्योंकि कोई फांसी पे नहीं चढ़ रहा था तो पूरा क्राउड बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा था कि आज किसी को पनिशमेंट मिलेगी भी या नहीं। तो वो सब आपस में देवर मटरिंग, बड़बड़ा रहे थे। The king perceived their mood and trembled and said to all who were assembled. तो किंग को समझ आ गया कि भाई मेरी जनता परेशान हो रही है और मैं एक जस्ट और प्लेसेड किंग हूं, मैं अपनी जनता को परेशान होता नहीं देख सकता। तो वो क्या अनाउंस करता है, लेट अस पोस्टपोन कंसिडरेशन ऑफ फाइनर पॉइंट्स लाइक गिल्ट। एक काम करते हैं, जिसकी गलती है उसे पनिश नहीं करते, उस चीज को इग्नोर करो। देश को क्या चाहिए कि किसी ना किसी को फांसी चढ़े, आज किसी ना किसी को तो फांसी चढ़ाया जाएगा, और वो भी अभी के अभी। यानी जिसकी गलती है उसे छोड़ो, जो फांसी पे फिट आ जाए उसे आज लटका दिया जाए फांसी पे। दिस वॉज हिज एक्ट ऑफ जस्टिस। किंग ने सोचा इस तरह ही सही, किसी को तो जस्टिस मिलेगा। अब दूसरी दिक्कत क्या आई, द नूज, नूज यानी वो फांसी का फंदा, वो सेट अप समवॉट हाई, वो थोड़ा ऊंचाई पे सेट हुआ था। सो ईच मैन वाज मेजर्ड बाय एन, तो जानवर हो या इंसान, हर किसी को मेजर किया जा रहा था ये देखने के लिए कि कौन उस फांसी के फंदे पे एकदम परफेक्ट मैच बैठेगा। बट ओनली वन मैन वाज सो टॉल, सिर्फ एक आदमी था जो उस फांसी के फंदे की हाइट के हिसाब से परफेक्ट मैच था। ही फिटेड वन मैन, दैट वाज ऑल, सिर्फ एक ही आदमी था वो, हिज मैजेस्टी, ही वाज द किंग, यस। तो हमारे राजा जी ही परफेक्ट हाइट के थे उस नूज के हिसाब से। His Majesty was therefore hanged by royal decree, क्योंकि उन्होंने अपना वर्ड दिया था कि आज किसी ना किसी को हैंग किया जाएगा, और क्योंकि फंदे की हाइट के हिसाब से वो इकलौते बंदे थे तो उनको ही लटका दिया गया। Thank goodness we found someone, said the ministers. तो राजा जी की मौत का दुख मनाने की बजाय वो लोग क्या कह रहे हैं, आश, शुक्र है हमें कोई तो मिला। और ये देखिए प्रजा भी सेलिब्रेट कर रही है कि किसी को तो आज पनिश किया गया। फॉर इफ इंस्टेड वी हैड नॉट, द अनरूली टाउन माइट वेल हैव टर्न्ड अगेंस्ट द क्राउन। अगर आज किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाया गया होता तो पूरा टाउन ही राजा के खिलाफ हो जाता। लॉन्ग लिव द किंग, मिनिस्टर सेड, लॉन्ग लिव द किंग इज डेड। लंबा जिए हमारा राजा, मिनिस्टर्स कहते हैं लंबा जिए हमारा वो राजा जो मर चुका है। आयरनी देख रहे हो क्या चल रहा है यहाँ पे। They pondered the dilemma then, being practical minded men. तो अब वो सब मिनिस्टर्स आके बैठे कि अब आगे क्या, इस सिचुएशन को आगे कैसे संभाला जाए। हम सब समझदार लोग हैं, हमें इस किंगडम के फ्यूचर के बारे में सोचना। So they sent out the heralds to proclaim. Heralds are वो लोग जो घोड़ों पे बैठ के जाके अनाउंसमेंट्स करते थे। In his former majesty's name, तो वो राजा जो अब नहीं रहा उसी के नाम पे एक ऑर्डर निकाला गया शहर के अंदर, the next to pass the city gate will choose the ruler of our state. तो जो भी सिटी गेट से निकलने वाला अगला बंदा होगा वो चूज करेगा कि शहर का अगला राजा कौन होगा। As is our custom, this will be enforced with due ceremony. और जैसा कि हमारा कस्टम कहता है कि जो भी उस बंदे ने
डिसाइड किया कि हमारे शहर का अगला राजा बनेगा, इमीडिएटली सेरेमनी कंडक्ट की जाएगी और उसको राजा की गद्दी पे बिठा दिया जाएगा। अ मैन पास्ड बाय द सिटी गेट। तो एक आदमी उस ऑर्डर के अनाउंस होते ही सिटी गेट से निकला। एन इडियट! द गार्ड्स क्राइड वेट। तो अब क्योंकि ऑर्डर था, जो भी पहला बंदा होगा उसे गार्ड्स ने वहां रोका। Who is to be the king? Decide. तुम डिसाइड करो कि शहर का अगला राजा कौन होगा। A melon. The idiot replied. तो उस इडियट ने कहा कि इस शहर का अगला राजा एक मेलन होगा। This was a standard answer. ये उसका स्टैंडर्ड आंसर होता था हर सवाल को, क्योंकि उसे मेलन्स बहुत ज्यादा पसंद थे। तो अब बिना सोच विचार के मिनिस्टर्स ने क्या अनाउंस किया? You are now a king. Crowning a melon. एक मेलन को राजा का ताज पहना के क्या कहा गया? अब तुम हमारे राजा हो। Then they led, यानी carried the melon to the throne. राजा की गद्दी तक उस मेलन को ले जाया गया and reverently set it down. Reverently मतलब with lot of respect उसको वहां राजा की गद्दी पे बिठाया गया। This happened years and years ago. When now you ask the people, तो ये चीज बहुत सालों पहले हुई थी, और आज जब तुम लोगों को पूछो, so your king appears to be a melon. How did this happen? तो तुम्हारा राजा एक मेलन है, ये चीज हुई कैसे? तो वो लोग क्या कहते हैं? Well, on account of customary choice. भाई कस्टम है हमारे, बिलीफ है हमारे, अगर His Majesty rejoice in being a melon, that's okay with us. अगर राजा को मेलन होने में प्रॉब्लम नहीं है तो हमारे को क्या प्रॉब्लम होगी राजा के मेलन होने से? For who are we to say what he should be? हमें क्या फर्क पड़ता है राजा मेलन है, इंसान है, जानवर है, as long as he leaves us in peace and liberty. जब तक वो हमें सुख चैन की जिंदगी जीने दे रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा राजा कौन है। सो मेलन के राजा बनने के बाद उसी आर्क पे टॉप पे क्या लिखवा दिया गया? वेलकम टू मेलन सिटी। The principles of laissez-faire seem to be well established. Laissez-faire, let them be free. ये एक फ्रेंच एक्सप्रेशन है जो कहता है छोड़ो यार, जो हो रहा है होने दो। तो ये जो एक्सप्रेशन है लेज़ेस-फेयर का, कुछ ज्यादा ही अच्छे से मेलन सिटी में फॉलो किया जा रहा है। सो इसी के साथ ये ह्यूमरस और सार्कास्टिक पोयम तो समाप्त हुई, बट एक्चुअली इस पोयम के पीछे का मैसेज क्या है? क्यों डाला गया है इस पोयम को हमारी इस बुक के अंदर? तो नंबर 1, ऑब्वियसली ये हमें दिखा रही है कि कैसे गवर्नमेंट्स मैनेज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी देश की सरकार पुराने बिलीफ, सुपरस्टिशंस और कस्टम्स पे चल रही है तो उस देश का बुरा हाल ही होगा। एंड नंबर 2, हमें ये दिखाया है कई बार सही करने की होड़ में हम कहीं बहुत दूर ना पहुंच जाए कि वो चीज हम पे ही भारी पड़ जाए। हमारा जस्ट एंड प्लेसेड होना जरूरी है, लेकिन हमें हमारी लिमिट्स पता होनी चाहिए, हमें सही गलत का सही फर्क पता होना चाहिए। सो इन 2 छोटे छोटे मैसेजेस के साथ ये पोयम और आपकी स्नैपशॉट्स बुक हुई समाप्त। मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते राइटिंग सेक्शन की कुछ वीडियोस के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एग्जाम्स। बाय बाय बच्चों।